ये है ग्रेविटी फॉल्स, एक ऐसा अमेरिकन एनिमेटेड शो जो देखने में लगता है बच्चों जैसा लेकिन भरा हुआ है मिस्टीरियस और क्रीपी कहानियों से। ग्रेविटी फॉल्स के अंदर इतनी ज्यादा मिस्ट्री छुपी हुई है कि ये शो तो 2016 में एंड हो गया था, लेकिन आज तक भी इसके कई सारे फैंस इसके तीसरे सीजन की डिमांड में बैठे हैं और कई सारे लोग इसके पुराने एपिसोड्स की मिस्ट्रीज को आज तक भी डिकोड करने में लगे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं हूं हिडन कैलिबर और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ग्रेविटी फॉल्स इज नॉट अ नॉर्मल किड शो और कैसे इसके अंदर की कहानियां और इसकी क्रीपीनेस आपको डरा भी सकती हैं। तो ग्रेविटी फॉल्स की मिस्टीरियस डार्कनेस में घुसने से पहले एक छोटा सा रिकैप ऑफ द शो। तो कहानी शुरू होती है जब कैलिफोर्निया में रहने वाले एक कपल अपने बच्चों को थोड़े दिन के लिए शहर की लाइफ से दूर उनके ग्रेट ग्रैंड अंकल के पास एक छोटे से टाउन में भेजने का प्लान बनाते हैं। डिपर और मेबल पाइन्स ये दोनों भाई बहन ट्विंस होते हैं और अपने पेरेंट्स के कहने के बाद ये बैठ जाते हैं एक बस में और पहुंच जाते हैं नॉर्थ ओरेगन के एक छोटे से थके हुए टाउन ग्रेविटी फॉल्स में। अब इन दोनों भाई बहनों में से जो मेबल होती है वो एक एक्सट्रोवर्ट होती है और वो अपने इस न्यू लाइफस्टाइल में कंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन डिपर भाई हमारा होता है एक इंट्रोवर्ट और उसके लिए ग्रेविटी फॉल्स बस एक बूढ़े और गांव के लोगों के टाउन से ज्यादा और कुछ नहीं होता। वैसे कभी कभी उसको शक तो होता है कि शायद ये टाउन उतना भी नॉर्मल नहीं, पर फिर भी वो उसके ऊपर कभी उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन एक दिन अपने उन ग्रेट ग्रैंड अंकल के घर के पीछे वाले जंगल में घूमते वक्त उसे मिस्टीरियस तरीके से एक बुक मिलती है। एंड नाउ आई नो कि इस बुक वाली लाइन को सुनकर ना आपको डेथ नोट या फिर इविल डेड की याद आ रही होगी, बट ट्रस्ट मी ग्रेविटी फॉल्स अपने आप में इन दोनों से ही बहुत ही अलग है। और उस बुक के मिलने के बाद जब डिपर उसको पढ़ता है तो उसमें कुछ मिस्टीरियस बातें लिखी होती हैं और ग्रेविटी फॉल्स की जिन अजीब घटनाओं पर डिपर को शक था, एक एक करके उन सभी मिस्ट्रीज के जवाब उसे उसी बुक के अंदर से मिलने लगते हैं, जिसके बाद वो जान जाता है कि एक बोरिंग सा दिखने वाला ये टाउन ग्रेविटी फॉल्स असल में कितना ज्यादा मिस्टीरियस और कितना ज्यादा खतरनाक है। हर वो भूतिया चीज, हर वो मिथिकल क्रीचर और हर वो मिस्ट्री जो सिर्फ कहानियों में होती थी, ग्रेविटी फॉल्स के अंदर वो सब चीजें एक रियलिटी होती है। और शो की ये कहानी भी इसी तरीके से चलती है जब डिपर और मेबल इन्हीं सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने लगते हैं। और अब इसके साथ ही अगर आपने ग्रेविटी फॉल्स नहीं देखा है तो मैं कोशिश करूंगा कि स्पॉयलर्स को कम से कम रखूं, बट देखो यार क्योंकि ये वीडियो है ही ग्रेविटी फॉल्स के ऊपर तो इसके अंदर स्पॉयलर्स तो जरूर होंगे। लेकिन अब हाँ, मैं इतना भी जानता हूँ कि आपको अभी ये लग रहा होगा कि ये स्टोरी तो बस ठीक ठाक ही है, क्योंकि मिस्ट्री वाला एंगल ना हमेशा इतना ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं होता। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शो को देखने से पहले शुरू में मुझे भी यही लगता था, लेकिन ग्रेविटी फॉल्स को लेकर मेरी सोच असल में तब बदली जब शो के अंदर इन चीजों की शुरुआत हुई। तो शुरुआती एपिसोड्स तो इसके जो थे ना वो ठीक ठाक थे, थोड़ी बहुत अजीबोगरीब चीजें मतलब शुरू हो गई थी, लेकिन जब मैं सीजन 1 के बीच में पहुंचा ना तब मैं बिल्कुल श्योर हो गया कि भाई इसको मजाक में बिल्कुल नहीं ले सकते। हालांकि ग्रेविटी फॉल्स का जो ह्यूमर है वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है ठीक उसी स्पीड के साथ वैसे वैसे ही उसके एलिमेंट्स और भी ज्यादा डार्क होते जाते हैं। अब ये मेरे अपने थॉट्स हैं कि कई सारे एपिसोड्स ऐसे थे जिसको शुगर कोट किया हुआ था, लेकिन अब क्योंकि डिज्नी का शो था और बेसिकली एक किड शो था तो शुगर कोटिंग तो देखो यार होनी ही थी। लेकिन जब आप दुनिया भर के एनीमे, मूवीज और फिक्शन को देख के बैठे होते हो जैसे कि मैंने देखे हुए हैं, अब ग्रेविटी फॉल्स की उस शुगर कोट वाली मीठी लेयर के नीचे देख पाते हो जो कि बनी है डबल मीनिंग कॉन्सेप्ट से और कई सारे मिस्टीरियस एलिमेंट से। और इसके साथ ही मैं ये बात भी बता दूं कि जिन लोगों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पसंद है ना उनके लिए तो ग्रेविटी फॉल्स एक गोल्ड माइन है। बिल्कुल, ग्रेविटी फॉल्स के अंदर टोटल 3 डिविजन्स हैं, सीजन 1, सीजन 2 और एक एक्स्ट्रा सेगमेंट जिसका नाम है डिपर्स गाइड टू द अनएक्सप्लेन्ड। और जब आप पर्सनली एज अ व्यूअर इन तीनों को मिला देते हो तो जो चीजें शुरू में बच्चों जैसी लग रही थी वही सारी सेम चीजें आगे चलकर एक इतना तगड़ा सेंस क्रिएट कर देती हैं कि देखने वाले का दिमाग बिल्कुल हिल जाता है। इसके साथ ही शो के इंट्रो एंड आउट्रो के सॉन्ग्स के अंदर हर बार कुछ हिडन नॉइसेज होती हैं, तो कई बार पूरे एपिसोड के अंदर एक सिंगल आई नजर आती है। और जब ये सारी चीजें फाइनली एंड में एक मीनिंग बनाती है ना तब कहीं जाके समझ में आता है कि ग्रेविटी फॉल्स इज नॉट अ नॉर्मल शो। Hey, look what I can do. Deer teeth for you, kid. अब देखो, चाहे आप लाइव एक्शन फिल्म्स की बात कर लो, किसी किताब को उठा लो या फिर जापानीज एनिमे को देख लो, एक ऐसा कंटेंट जो कि आपको एज अ व्यूअर 2 बार सोचने पे मजबूर कर दे, उसको बनाने के लिए उसके कैरेक्टर्स और सेटिंग को काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रखा जाता है। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो और उसमें आपको पता है कि भाई इस वाले कैरेक्टर को जितना भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा उलझता जाता है, बिकॉज उसका फिक्शनल नेचर ही बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग डार्क नाइट के अंदर जोकर को देखते हो तो आप लोग उसको प्योरली एज अ कैरेक्टर देख पाते हो, क्योंकि उसकी राइटिंग, डायरेक्शन और लेजेंडरी एक्टर हीथ लेजर की एक्टिंग ही इतनी अनप्रेडिक्टेबल थी कि पहली बार देखने पे ही कोई भी नहीं बता सकता कि यह कैरेक्टर नेक्स्ट सेकंड में क्या कर देगा। अभी यहाँ पे पेंसिल दिखा रहा है तो अगले सेकंड में यही पेंसिल एक बंदे की आंख में घुसा देगा। और जब हम लोग एज अ व्यूअर किसी मूवी को ये कहते हैं ना कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक मूवी लग रही थी या फिर ये वाला एनिमे तो सिर्फ ग्राउंड रियलिटी को दिखाता है, तो ऐसे में एक फिक्शनल कंटेंट के इस तरीके के मैसेज देने के पीछे ऑफ कोर्स और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसके सबसे मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से एक होती है। बिकॉज इफ यू वांट टू कनेक्ट विद रियलिटी तो भाई रियलिटी से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और
और कुछ भी नहीं होता। और ग्रेविटी फॉल्स के अंदर भी ना एक पॉइंट के बाद स्टोरी इतनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है कि आपको एज अ व्यूअर एक छोटा सा आइडिया तो होता है कि भाई आगे जाके क्या होने वाला है, लेकिन फिर अचानक से पूरे के पूरे शो की स्टोरी ही एक इतना तगड़ा मोड़ ले लेती है कि बेचारा जो व्यूअर होता है वो सोच में पड़ जाता है कि यार अब क्या होगा। और हाँ, मैं ये भी बता दूं कि मैं यहाँ पे किसी भी दो कंटेंट्स को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज व्हाट इट इज। ऊपर से देखने में ग्रेविटी फॉल्स बहुत ही ज्यादा बचकाना है, बट उसकी वही चीज उसे आगे चलकर काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। I know lots of things. और जब हम लोग बोलते हैं ना कि भाई इस वाले शो की रेंज बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, तो बेसिक तरीके से उसका मतलब ये होता है कि उसकी स्टोरी कितने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को टच कर रही थी। इसको थोड़ा आप लोग ऐसे समझो कि मान लो दो स्टोरीज हैं, एक है स्टोरी ए और दूसरी है स्टोरी बी। अब इन दोनों में से जो ए वाली स्टोरी है वो सिंपल अपनी कॉमेडी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें दो कैरेक्टर्स आते हैं और दोनों अपनी कॉमेडी करके चले जाते हैं। तो इस वाले केस में तो हम बोल सकते हैं कि इसकी रेंज ज्यादा वाइड नहीं है। लेकिन अब मान लो कि जो स्टोरी बी है उसके अंदर कॉमेडी भी हो रही है, इमोशंस भी चल रहे हैं, एडवेंचर भी हो रहा है, मिस्ट्री भी हो रही है और काफी ज्यादा सीरियसनेस भी फैली है। और इसके साथ ही एक दो कैरेक्टर्स की जगह बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो ऐसे में हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि भाई स्टोरी बी की जो रेंज है ना वो बहुत ही ज्यादा वाइड है। एंड एट सम सर्टेन पॉइंट्स ग्रेविटी फॉल्स वाज रियली मैच्योर, लेकिन फिर भी क्योंकि ये किड शो था तो इसको भी जो है वो कलेक्शन के अंदर दूसरे किड शो के साथ ही रखा जाता था। बट अगर मैं ये बात बोलूं कि उन सारे शोज को अगर एक साइड रख दो और ग्रेविटी फॉल्स को दूसरी साइड पे रख दो, तो इसके बाद भी इसकी रेंज उन सभी से काफी ज्यादा हाई थी। इसके अंदर अलग अलग तरह के कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके अपने खुद के फिक्शनल नेचर्स हैं, उन सबकी लाइफ के अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। और इसके साथ ही मिस्ट्री तो इसके अंदर क्योंकि कूट कूट के भरी है ना, तो इसमें अजीबोगरीब सुपरनैचुरल बीइंग्स और कई सारे मिस्टिकल पावर्स इसकी रेंज को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और इसके साथ में ही ना इस वाली एज कैटेगरी के शोज के लिए सबसे ज्यादा एबनॉर्मल कॉन्सेप्ट है फोरशैडोइंग। पता है ग्रेविटी फॉल्स के क्रिएटर का नाम है एलेक्स हर्श और उन्होंने ये स्टोरी अपने खुद के बचपन के ऊपर बनाई है। जब ये और इनकी बहन छोटे थे तो इनको भी अपने किसी दूर के रिलेटिव के पास टाउन्स में छुट्टी मनाने जाना पड़ता था। तो अपनी लाइफ की उसी वाले किस्से को उठाकर भाई ने जो है वो अपने बचपन के ऊपर ही शो बना डाला। और पता नहीं कैसे लेकिन इन्होंने डिज्नी के किड वाले सेगमेंट में रहते हुए भी इतने मैच्योर मीनिंग शो को कैसे क्रिएट कर दिया। पर जो भी है यार बहुत ही ऑसम काम था। और ग्रेविटी फॉल्स के अंदर ना वो काम की जो असली वाली ऑसमनेस है वो दिखती भी है। और जब आप मेरी तरह जो है ना वो बहुत सारे एनिमेज को देखते आ रहे होते हो तो आपको जो है ना वो फोरशैडोइंग की आदत सी पड़ जाती है। और इसका बेसिक सा मतलब ये होता है कि मान लो शो के या फिर मूवी की स्टार्टिंग में कोई चीज बताई थी जो कि उस टाइम पे तो बिल्कुल जीरो सेंस बना रही थी, लेकिन जब वो शो आगे बढ़ा और स्टार्टिंग वाली उस सेंसलेस चीज ने एक मीनिंग बनाया जो स्टोरी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो बेसिकली उसको बोला जाता है फोरशैडोइंग। और ग्रेविटी फॉल्स के केस में ना ये फोरशैडोइंग इतनी ज्यादा तगड़ी है कि हर एक एपिसोड और हर एपिसोड के इंट्रो एंड आउट्रो के अंदर ईस्टर एग्स और कई सारे अनएक्सप्लेन्ड एलिमेंट्स छुपे होते हैं, जिनमें से बहुत सारे स्टोरी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। लेट मी टेल यू दिस कि जब वो सारी की सारी चीजें आगे जाके एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है ना तो देखने वाले का बिल्कुल दिमाग उड़ जाता है। और सिर्फ ग्रेविटी फॉल्स के अंदर ही नहीं, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स ही बना है मिस्ट्री से। जैसे कि अब आप मुझे ही ले लो, मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया कि आप ये कैसे करते हो, लेकिन आपका इतना अमेजिंग सपोर्ट इतना ज्यादा ऑसम है कि फाइनली हम लोग इस चैनल के ऊपर 75,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर चुके हैं। और अब बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हिडन कैलिबर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपके इतने ज्यादा ऑसम होने के पीछे की मिस्ट्री तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आपके सुपर अमेजिंग सपोर्ट के साथ हम लोग जल्दी ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक को भी क्रॉस कर जाएंगे। तो नाउ बियॉन्ड दीज एबनॉर्मल एंड मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट्स, ग्रेविटी फॉल्स की जो फील है वो मेरे लिए तो एटलीस्ट बाकी कई सारे शो से बढ़कर है। सबसे पहले तो जो इसके विजुअल्स हैं आप उसको देखो। बनाने वालों ने इसके कलर पैलेट को बहुत ही ज्यादा कूल और काम रखा है। एक एक सीन किसी वॉलपेपर से कम नहीं है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग अब इस पॉइंट के ऊपर ना मैं इस वीडियो को स्क्रिप्ट कर रहा हूँ और मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा कि मैं ग्रेविटी फॉल्स के इस वर्ल्ड बिल्डिंग को कैसे डिस्क्राइब करूँ। आप लोग बस यार इतना समझ लो कि इसमें जो भी चीजें है ना और उनको जिस तरीके से दिखाया जाता है वैसे मैंने बहुत कम बार देखा है। ग्रंकल स्टैन का मिस्ट्री शैक, ग्रेविटी फॉल्स का टाउन के बाहर का जंगल की वो तारों से भरी रात, ये सब चीजें ठीक वैसी ही हैं जैसे कि कोई भी बच्चा अपने बचपन में सोचता है। और शायद आपको याद हो कि जब हम सब लोग छोटे होते थे तो हम सब ने कभी ना कभी अपने दोस्तों के साथ बैठ के भूतों की कहानियां या तो सुनी है या फिर उनको सुनाई है कि सुन भाई रात को पीपल के पेड़ के पास मत जाइयो। अब यार वो कॉलोनी के पीछे वाला जो जंगल है ना भाई उसमें तो भेड़िए रहते हैं। अब मैं सही बता रहा हूँ, रात को 12 बजे मत निकल जाइयो भाई, भूत घूमते हैं। आई मीन यार जस्ट थिंक अबाउट इट, ये सारी बातें हम सभी ने कभी ना कभी अपने बचपन में जरूर की है। अभी तो हम सब लोग बड़े हो गए हैं तो शायद ये बातें थोड़ी सी बचकानी लगे, बट ब्रो तुम भी जानते हो कि अपने बचपन में तुम सभी ने ऐसी बातें जरूर पेली हैं। और एज अ टीनेजर या फिर एज एन एडल्ट जब आप ग्रेविटी फॉल्स को देखते हो तो उसका जो मिस्ट्री वाला एंगल है ना वो आपके साथ एक पर्सनल लेवल पर आपके नॉस्टैल्जिया के साथ कनेक्ट मार जाता है। और मेरे लिए तो ना ग्रेविटी फॉल्स को देखते वक्त वही सेम फीलिंग थी जो कि हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स को देखते हुए आती है। इन दोनों को या फिर इनकी जैसी किसी भी दूसरी चीज को जब मैं देखता हूँ तो मेरा बस एक ही मन करता है कि काश यार ये सब चीजें असली होती। और इस पूरी फील को जो एक स्पेशल टच देता है वो है ग्रेविटी फॉल्स का म्यूजिक। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि आज मुझे इस बात पे थोड़ा सा रिग्रेट
रिग्रेट हो रहा है यार कि YouTube के ऊपर ये कॉपीराइट का सिस्टम अगर नहीं होता ना तो शायद इस वीडियो के अंदर आज मैं ग्रेविटी फॉल्स के इंट्रो वाली OST को जरूर और जरूर चलाता। सही बता रहा हूँ, अगर आपने ग्रेविटी फॉल्स को आज तक नहीं देखा है तो आप बस एक बार YouTube पे जाकर इसके इंट्रो को सुनो, आप जो है वो अपने आप ही इसके अंदर इंटरेस्टेड हो जाओगे। It all began when our parents decided we could use some fresh air. They shipped us up north to a sleepy town called Gravity Falls, Oregon to stay at our great uncle's place in the woods. और इसके साथ ही ग्रेविटी फॉल्स की स्टोरी का जो बैलेंस है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। स्टोरी अगर किसी पॉइंट पे बहुत चाइल्डिश है तो अगले पॉइंट के ऊपर एकदम से ही बहुत ही ज्यादा मैच्योर भी है। सब कुछ बड़े ही बढ़िया तरीके से चलता है। और देखो यार, कहने को तो मैं भी बोल सकता हूँ कि दिस इज नॉट स्मार्ट राइटिंग या फिर दिस इज नॉट दैट ऑसम। एंड अब क्योंकि मैंने ग्रेविटी फॉल्स की इतनी ज्यादा तारीफ की है तो आपको लग रहा होगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। आई नो कि ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में जरूर होंगे और मैं भी एग्री करता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी एक तरीके से फैन बॉय का एक रेंट लग रही है। लेकिन यार मैं सही बता रहा हूँ, ये सब तो मैंने फिर भी कम बोला है। अगर आपने अभी तक ग्रेविटी फॉल्स को नहीं देखा है ना तो आप बस एक बार उसको देख लो, ठीक मेरी तरह आप भी उसकी तारीफ करने बैठ जाओगे। और जितने लोगों ने इसको देखा है वो सब लोग इस वीडियो की फील को समझ सकते हैं क्योंकि सब चीजें बैलेंस में होती हैं। एक परफेक्ट विलन से लेकर परफेक्ट वर्ल्ड बिल्डिंग, कई सारे ऑसम कैरेक्टर डायनामिक्स और भाई सारे के सारे फैंसी वर्ड्स घुसा दो, ग्रेविटी फॉल के अंदर आपको वो सब चीजें मिल जाएंगी। और इन सबसे बढ़कर उसके अंदर जो सबसे ऑसम चीज मुझे लगती है वो है उसकी परफेक्ट एंडिंग। एंड आई रियली होप कि काश मैं ये सेम बात गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में भी बोल पाता। आई एम अ वेरी ह्यूज गेम ऑफ थ्रोन्स फैन और शायद इसके ऊपर भी मैं कभी ना कभी एक वीडियो बनाऊं कि कैसे दुनिया के पोटेंशियली वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग शो होने के बाद भी एक बैड एंडिंग उसके पूरे फैंडम और उस पूरे शो को खत्म कर सकती है। बट दैट्स अ वीडियो फॉर अनदर डे। आज तो बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि ग्रेविटी फॉल्स इज नॉट लाइक योर टिपिकल नॉर्मल एनिमेशन शो। एंड यू नो व्हाट, ग्रेविटी फॉल्स विल ऑलवेज बी अ स्पेशल वन इन माय हार्ट। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई पॉइंट ऐड करना हो या फिर अगर आप किसी बात से एग्री ना करते हो तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं आप सभी के सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ। और इसके साथ ही मैं आपको ये वाली वीडियो भी रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे क्लिक करके इसको भी जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर आपको सही में कुछ बहुत ही नया जानने को मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैलिबर आउट।